नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइंस 2015 के बारे में। आज की वीडियो में आप जानेंगे कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में, साथ में ही गाइडलाइंस फॉर रीमेडिकल, और अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। साथ में ही बात करेंगे उन बीमारियों के बारे में जिनके अंदर आपको डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा, और कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे जिनके अंदर आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा अगर आपके अंदर उन बीमारियों के लक्षण देखे जाते हैं तब भी। इसके साथ ही हम आज की वीडियो में यह भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो मेडिकल है वो किस सीक्वेंस में आपका परफॉर्म करवाया जाएगा। पहले क्या कुछ चेक किया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ चेक किया जाएगा, और फिर लास्ट में क्या कुछ चेक किया जाएगा, जिससे कि आपको ये सहायता मिल सके कि और आपको पता लग सके कि हाँ, मेरा फर्स्ट में ये चीज चेक होगी और लास्ट में मेरी ये चीज चेक होगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये सारी चीजें आज मैंने आपको बताई हैं, इनके ऊपर आप जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइंस 2015 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं फुल डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगी, उस दिन आपका मेडिकल कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको 10th और 12th की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी से ही आपकी एज, नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहां पर चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आप हिंदी में और इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो डोमिसाइल उसकी सर्टिफिकेट जो होती है, जो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है कि आप किस स्टेट के और किस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं और आप कहां के मूल स्थायी निवासी हैं, उसके लिए आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ लेकर जानी है। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाना है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फोटो और आपका नाम जो आपने फॉर्म फिल किया था या 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिन भी बच्चों ने एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए क्लेम किया था मार्क्स के लिए, उनको अपनी एनसीसी सर्टिफिकेट्स अपने साथ यहां पर लेकर जानी पड़ेंगी। इसके बाद आपको, अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से, तो आपको ये सारी अपनी जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस की से कैंडिडेट हो तो ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी कैंडिडेट हो तो ओबीसी, एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको दोनों को एससी एसटी अपनी अपनी जो सर्टिफिकेट्स है वो भी आपको अपने साथ लेकर जानी है। ठीक है, साथ में आपको फोटोग्राफ लेकर जानी है, 7 फोटोग्राफ आप कम से कम अपने साथ लेकर जाना। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने हाइट और चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन लिया था, उनको भी अपनी एक सर्टिफिकेट आपकी बनवाकर आपको अपने साथ लेकर जानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं तो आपको लेकर जानी है। अगर आप दंगा प्रभावित इलाकों से आते हैं, ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां आप दंगा प्रभावित या पीड़ित परिवार से आते हैं, तो भी आपको जो सर्टिफिकेट है वो बनवाकर लेकर जानी पड़ेगी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि आपको इन सभी जितनी भी सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बताई हैं, इनकी दो फोटोकॉपी, दो सेट आपको फोटोकॉपी के लेके जाने हैं। सबके जितने भी फोटोकॉपी होंगी उनके ऊपर आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और नीचे अपना साइन करके डेट डाल देना है। तो आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जानी है। साथ में ही आपकी जो ये सर्टिफिकेट्स है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इनके अंदर आपका क्रूशियल डेट का कोई भी इशू यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहां पर चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो क्रूशियल डेट के बाद की ही है। तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जो है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रदान किए गए हुए हो, आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सेंट्रल का चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। बस यही आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो यही थी। और इसके साथ ही इन दो फोटोकॉपी के साथ आपको ओरिजिनल सारी ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये भी लेके जानी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जरूर लेके जाना और उनके साथ 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके। ठीक है, तो ये तो था सारा आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं रीमेडिकल के बारे में, रीमेडिकल के बारे में गाइडलाइंस क्या कहती है, तो गाइडलाइंस आपके सामने है। कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट ड्यूरिंग इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्टेड टू रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इफ दे प्रिफर टू अपील अगेंस्ट इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन द अपील शुड बी सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा एज गिवन इन एनेक्चर 4 ऑफ दीज गाइडलाइंस सो एज टू रीच द अपीलेंट अथॉरिटी विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन, जैसा कि आपके मेडिकल जो एडमिट कार्ड आए थे उनके अंदर लिखा गया था कि 2015 की गाइडलाइंस फॉलो होंगी। तो ये 2015 की गाइडलाइंस के अनुसार है कि अगर आप मेडिकल के अंदर अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है और अगर आप अपील करना चाहते हैं तो 15 डेज का आपको टाइम मिलेगा, जिसके द्वारा 15 डेज तक आप अपील कर सकते हैं अथॉरिटी के सामने। उसके बाद आपका जो रीमेडिकल है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ये वो गाइडलाइंस हैं जो आपकी 2015 की गाइडलाइंस के अंदर दी गई हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हम 2015 की मानते हैं जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको 15 दिन का कम से कम समय यहां पर दिया जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज बोली गई है, एनेक्सर 4 आपको जो है वो भरकर देना होगा री मेडिकल के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कि एनेक्सर 4 के अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ आपको भरकर देना पड़ेगा। तो यहां पर आपके सामने एनेक्सर 4 जो फॉर्म आपको फिल करके देना है वो यहां पर मैंने आपके सामने लगा दिया है। देखते हैं इसमें फ्रॉम नेम एंड रोल नंबर, आपको आपका जो नेम एंड रोल नंबर है जो आपको मेडिकल के एडमिट कार्ड के अंदर आया है वो यहां पर फिल करना है और यहां पर लिखना है सर आई वाज मेडिकली एग्जामिन्ड ऑन, आपका जिस तारीख को मेडिकल हुआ था, मान लो 12 सितंबर 2022, एट किस जगह पर हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लखनऊ बीएसएफ कैंप, ठीक है, और फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, और यहां पर जो भी आप पोस्ट के लिए 2020 एग्जामिनेशन वेयर आई हैव बीन डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ, और इनके ऊपर मैं मेडिकली अनफिट किस अकाउंट के ऊपर यहां पर मेरे को किया गया, ठीक है। सेकंड है कि मुझे जो डॉक्टर है उन्होंने मेडिकली जो है ये स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने मुझे मेडिकली फिट माना गया है इस अबाउ पोस्ट के लिए, और उसकी सर्टिफिकेट भी मैंने यहां पर इसके साथ में लगा दी है। बट मुझे किसी एक चीज में क्या दिया गया है, री मेडिकल दिया गया है। मैं मेडिकली फिट तो हूं, मुझे अनफिट यहां पर नहीं किया गया है, बट मुझे री मेडिकल के लिए बोला गया है कि आप एक बार री मेडिकल इस पर्टिकुलर चीज में करवाइए। तो इसके लिए मैं मेडिकल बोर्ड के सामने री मेडिकल के लिए मैं अपील कर रहा हूं या कर रही हूं, और इसी के लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहां पर अटैच कर दिए हैं। साथ में ही यहां पर क्या होगा कि आपका जो है ये आपकी फॉर्म भर के आपको लगाना है, और इसके साथ में ये 100 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट आपने जो भी वो बताएंगे उसके फेवर में आप कटवा देंगे। उसके अलावा आपको एक स्टैंप लगा हुआ एनवेलप जिसके ऊपर 26 रुपए की मोहर या स्टैंप लगी होगी, वो वाला लिफाफे में डाल के आपको उनको क्या करना है, वहां पर उनको देना होगा, ठीक है। यहां पर आपका नेम, रोल नंबर और आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये एनेक्सर फॉर्म 4 जो है फॉर्म है जो आपको फिल करके देना होगा अगर आप अपील करते हैं री मेडिकल के लिए, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसे ग्राउंड्स जिनके ऊपर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपके अंदर कोई कमी या बीमारी पाई जाती है। तो देखिए आपके सामने नंबर 1 पर है, अगर आपके कोई भी ऐसी क्रोनिक डिजीज है लाइक ट्यूबरक्लोसिस, साइफिल्स, ठीक है, और इस तरह की आपके अर्थराइटिस हो गया, हाइपरटेंशन टाइप की अगर कोई बीमारी है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। सेकंड के अंदर अगर आपके अस्थमा हो गया, ठीक है, और इसके बाद एंडेनोइड्स वगैरह कोई बीमारी अगर आपके पाई जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके कोई हार्ट की, दिल की बीमारी है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। फोर्थ नंबर के ऊपर कहता है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी बीमारी जो आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने में दिक्कत करती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका लो स्टैंडर्ड विजन, आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा कमजोर है, फिफ्थ नंबर पहरे के अकॉर्डिंग, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके स्क्विंट है हल्का, ठीक है, एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट, अगर आपके स्क्विंट आता है तो आपको जो है रिजेक्ट किया जाएगा। अगर ओटिटिस मीडिया अगर आपके प्रॉब्लम है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके बहरापन है, अगर आपके डेफनेस है तो उसके बाद आपको 8 नंबर पहरे के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 9 नंबर पर अगर आप हकलाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बात करते हैं 10 पर, अगर आपके दांत जो हैं वो अगर गल गए हैं या आपके दांत जो हैं वो खत्म हो गए हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दांतों के लिए कम से कम आपको 14 पॉइंट यहां पर चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो अगर आपके 14 पॉइंट कम से कम बन रहे हैं तो आपको जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तिथ्स के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना भी रखी है, अदरवाइज एक बार और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद आपके, अगर आपने आर्टिफिशियल अगर जबड़ा पहना हुआ है तो उसके लिए 11 नंबर के अकॉर्डिंग तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके अगर जॉइंट्स के अंदर कोई
प्रॉब्लम है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको स्पाइन के अंदर अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा 13 के अकॉर्डिंग। 14 के आपके अगर कोई गेट है आपके एबनॉर्मल तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है आपके तो आपको रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा। मेंटल नर्वस इनएबिलिटी के लिए भी किया जाएगा, डिफेक्टिव इंटेलिजेंस के लिए भी रिजेक्ट किया जाएगा, एनी टाइप ऑफ हर्निया अगर आपके है तो भी आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके कोई स्किन डिजीज है, लेप्रोसी हो गया, एंजाइमा हो गया तो भी आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो आपको ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकती है अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 20 तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके फिस्टुला है, ठीक है, या कोई और बीमारी है तो भी आपको यहां पर रिजेक्शन मिल सकता है। इसके बाद आपके फ्लैट फुट क्लब फुट और आपके अगर फ्लैट फुट है और क्लब फुट है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके एपिलेप्सी की अगर कोई बीमारी है तो भी आपको यहां पर क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके पेट्रिगम करके कोई बीमारी है अगर वो भी आपके है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 24 तरह की बीमारी है जिनमें आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। ये ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आपको रिजेक्शन दिया जा सकता है, जरूरी नहीं आपको इन पे दिया जाए, बट इनके ग्राउंड्स को बेस बनाकर आपको रिजेक्शन दिया जा सकता है। अब इन बीमारियों में आप देख लेना आपको कौन सी तरह की बीमारी है, ठीक है। अब ये तो हुआ जिनमें रिजेक्ट किया जाएगा। अब कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो होने पर भी अगर लक्षण कम है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं फटाफट से। माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स जो अगर हल्के हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। सबसे पहले माइल्ड फ्लैट फिट, अगर आपके फ्लैट फिट है लेकिन हल्का है तो आपको स्वीकार कर लिया जाएगा। बी कहता है अगर हल्का नोकनी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सी कहता है अगर आपके बो लेग्स हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डी कहता है अगर आपकी हैमर टो है तो भी आपको हल्का, तो आपको घबराने की यहां पर जरूरत नहीं है। माइल्ड वेरिकोसेल, अगर आपके हल्की वेरिकोसेल्स हैं तो भी आपको यहां पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको वहां पर पॉइंट नहीं मिलेगा। एफ कहता है अगर आप हल्का हकलाते हैं, स्टैमरिंग है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपका अगर कहता है उसके बाद आपका कोई ऐसा टाइम पैनिक, ठीक है, टिम्पैनिक आपका कोई एक ऐसी डिजीज है, मेम्ब्रेन है, जो अगर आपकी सही हो चुकी है तो भी आपको उसके अंदर पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके कानों में वैक्स है, ठीक है, और लेकिन सुनने में कोई दिक्कत नहीं है तो कान में वैक्स होने पे कोई पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपके माइल्ड डीएनएस है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या होगा कि आपके अगर आपको सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको डीएनएस में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहते हैं, आपके ओनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स इन द लोअर लिम्ब टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर आपके लोअर लिम्ब के अंदर वेन्स के अंदर थोड़ा बहुत उभार है, ठीक है, या वो दिखती हैं आपकी, तो उनके अंदर आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। अगर आप अपना सॉफ्ट टिश्यू, अगर कोई आपका सॉफ्ट टिश्यू है जो आपका लॉस हो जाता है तो भी आपको यहां पर पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 20 डिग्री तक अगर आपका कैरिंग एंगल है तो भी आपको यहां पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी, अगर कोई ऐसा छोटा मोटा शोल्डर के अंदर आपके डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो ड्रॉपिंग शोल्डर, जैसे आपके कंधे इस तरह गिर जाते हैं, तो ड्रॉपिंग शोल्डर अगर हल्का फुल्का है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद आपके रिब्स के अंदर कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो भी आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली, ठीक है। ट्रैकोमा में अगर ठीक हो चुका है ट्रैकोमा तो भी आपको कोई यहां पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर ये देखता है कि अगर आपके अंदर कोई लक्षण है लेकिन वो आपको ड्यूटी परफॉर्म करने में रुकावट नहीं बन रहे हैं तो आपको वहां पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना आपको हल्का है या कैसा है। अगर हल्का है तो इनके अकॉर्डिंग आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं आपके यहाँ पर कि डायरेक्शंस फॉर जर्नल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स और डायरेक्शंस जिसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट के बारे में कि सबसे पहले फर्स्टली एग्जामिन द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, कि आपके सबसे पहले कौन से बॉडी पार्ट्स चेक किए जाएंगे। आई एंड विजन, सबसे पहले आपके आईज और विजन चेक हो जाएंगे। उसके बाद ईयर एंड हियरिंग, आपका कान और उसके सुनने की क्षमता। नोज, साइनस और लैरिंक्स, आपका नाक जो हो गया आपका, ठीक है, नाक की जांच पूरी होगी उसके अंदर। ओरल कैविटी
कैविटी दांतों की हो जाएगी, और डेंटल कंडीशंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए आपकी जाते के साथ आंखें और विजन चेक होंगी, कलर विजन चेक होगा, आंखें चेक हो जाएंगी। तो अपनी आंखों का सबसे पहले साफ सुथरी रखना, आंख हुक, ठीक है, बिल्कुल उनका केयर रख के जाना। दूसरा नाक है, नाक को भी आप बिल्कुल अपना साफ सफाई करके बिल्कुल आप जाना जब आप चेकअप के लिए जाएं। उसके बाद आपका कानों की भी आप सफाई करवा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वैक्स अगर आपके कानों में प्रेजेंट है तो आपको पॉइंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा अगर आप कान साफ करवा के जाते हैं। दूसरी बात, कान साफ करने की कोशिश खुद मत करना। कई बार क्या होता है कि अंदर कुछ लग जाता है, तो आपके हो सकता है पर्दे वगैरह पे कुछ लग जाए और वो आपको मेडिकली अनफिट कर दें। सो बाहर किसी डॉक्टर वगैरह से आप करवा लेना, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होता है उससे, ठीक है। ओरल कैविटी में दांतों की अपनी सफाई करवा लेना, अच्छे से ब्रश वगैरह आप करके जाना, ताकि कोई स्मेल, कोई भी तरह की आपकी मुंह के अंदर आपको उनको डॉक्टर को महसूस ना हो, कोई गंदगी महसूस ना हो जिससे इरिटेट होके वो आपको पॉइंट दे दे, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट 1 में आपको क्या करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर स्टेप 2 के अंदर, ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा, ठीक है, कि दिस इज एडवाइजेबल दैट ईच कैंडिडेट इज एग्जामिन टर्न बाय फॉलोइंग हेड टू टो एग्जामिनेशन अप्रोच फॉर इजी रेफरेंस। ही शुड बी मेड टू स्टैंड अपराइट विद फुट अपार्ट एंड आर्म। ये यहां पर आपको सीधी सी मैं बात बताता हूं, यहां पर ये कह रहा है पॉइंट नंबर 2 कि आपके अंदर आपको पंजे से लेकर आपके सर तक सारा आपका जांच किया जाएगा, ठीक है। वहां पर आपका जो जांच कैसे किया जाएगा, आपको खड़ा करवाया जाएगा, आपको सीधा करा जाएगा, ठीक है। आपके आर्म्स को यहां पर चेक किया जाएगा, आपके हेड को चेक किया जाएगा, ठीक है। आपको घुमाकर चेक किया जाएगा, मतलब आपकी पूरी बॉडी का वहां पर जांच किया जाएगा। कहने की बात यह है आंखें वगैरह करने के बाद, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका क्या होगा, पार्ट बी के अंदर क्या क्या होगा, आपके बार फिजिकल डेवलपमेंट्स, आपकी जनरल फिजिकल डेवलपमेंट्स देखी जाएंगी, ठीक है। आपके लिम्स की, आपकी जो है लिम्स है उनकी डेवलपमेंट देखी जाएगी। पावर आरओएम जॉइंट, आपके जॉइंट में कोई गेट वगैरह जो है उनकी देखी जाएगी। उसके बाद फिटनेस ऑफ फिट, आपके पैरों को चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट वगैरह है या नहीं है। और आपके पंजे, टोज जो हैं उनकी चेक किया जाएगा। उसके बाद स्किन डिजीज को चेक किया जाएगा पार्ट 2 के अंदर। और उसके बाद आपके जो कुछ और उसके बाद है आपके कुछ कैलोइड्स वगैरह, कैलोइड्स अगर आपके हैं तो उनको भी यहां पर चेक किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पार्ट सी के अंदर क्या क्या किया जाएगा। पार्ट सी के अंदर आपका हेड चेक किया जाएगा, गर्दन चेक की जाएगी, चेस्ट चेक की जाएगी, एब्डोमेन वॉल चेक की जाएगी, अपर लिम्ब चेक किया जाएगा, लोअर लिम्ब चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज अगर कोई कंडीशन है मिसक्लेनियस उन्हें चेक की जाएंगी, स्किन चेक किया जाएगा, स्पाइन चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका कोई और डिफेक्ट है तो वो आपका मिसक्लेनियस वो यहां पर चेक किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको रेक्टल जो आपका रेक्टल रीजन है उनको यहां पर क्या किया जाएगा, जेनिटल आपका और रेक्टल जो एरिया है उनको यहां पर चेक किया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सीटिंग की। सीटिंग के अंदर बैठा के आपको सीवीएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों चीजें आपकी चेक की जाएंगी सीटिंग में। अगर लेटा के बात करें, लेटा के क्या क्या चेक किया जाएगा, तो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को किया जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को किया जाएगा, जॉइंट्स को किया जाएगा, लिम्स को किया जाएगा और वेरिकोज वेन को, ये आपके लेटाकर चेक किए जाएंगे, ठीक है। सो ये सारा इसी प्रोसेस में चेक होंगे जिस प्रोसेस में मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार करके जाना, ठीक है। सो आज की वीडियो में जो भी डिटेल्स थे वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि आप मेडिकल के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि किस किस तरीके से आपका क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आज के लिए यही इंफॉर्मेशन थी। हमारा दूसरा चैनल है अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, वहां पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो है, वहां पर आप वो जाकर जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।